लेकिन फिर भी जो फैसले रहते थे वो जनता विरोधी ही फैसले। और राजा आमतौर पर कैसे होते हैं? जनता विरोधी। और चोंग्याल भी अब धीरे धीरे समझने लगा था कि अगर इंदिरा गांधी समझ गई कि जनता क्या चाह रही है, चारों तरफ से वो स्थल से घिरा हुआ। अगर आप सिक्किम की स्थिति देखेंगे तो चारों तरफ, राजा कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके राज में लोकतंत्र स्थापित हो जाए, यानी जनता का आवाज बहुत ऊंचा है। जिस सेना के सामने पाकिस्तान की सेना भी ठहर नहीं पाई, उसके सामने सिक्किम जैसे एक छोटे राज्य, भारत को क्या आपत्ति थी? भारत ने हिस्सा बनाया और संविधान में 36वां संशोधन कर दिया। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है SVSC द एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग बात करेंगे सिक्किम, जो एक हमारा बहुत ही अच्छा राज्य है और अच्छी तरह से डेवलप कर रहा है। खासकर पर्यटकों के लिए तो बहुत ही मनोहर जगह है वो। वहाँ पे लोग जाते हैं, घूमते हैं और एंजॉय करते हैं। वो भारत का हिस्सा पहले तो नहीं था, लेकिन अब भारत का हिस्सा बन गया है और भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर एक बहुत ही अच्छे राज्यों की श्रेणी में स्थापित हो गया है और वो अच्छे से भारत के डेवलपमेंट में सहायक है। इसको हम लोग आज यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, इससे पहले मैं शुरू करूँ, आप सभी जो ऑनलाइन हमारे साथी हैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ पे देखेंगे आपको रेड कलर की एक बटन दिख रही होगी, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। सब्सक्राइब किए रहेंगे तो हम लोग एक दूसरे से हमेशा वार्ता करते रहेंगे, आप लोगों से हमेशा रूबरू होते रहेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर एक बार कर लीजिए। तो अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम 1840 में, देखिए वहाँ पे भी राजतंत्र था, एक रियासत थी, और 1840 में ब्रिटिश इंडिया यानी अंग्रेजों ने वहाँ की रक्षा व्यवस्था को अपने हाथ में ले लिया और उसके बदले सिक्किम के कुछ क्षेत्रों पर अधिकार किया यानी वहाँ से कर वसूलने का काम किया और उसके बदले वो रक्षा व्यवस्था वहाँ की देखेंगे। और जब भारत आज़ाद होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही सिक्किम की स्वायत्तता मिल गई थी सिक्किम को, और वहाँ पर राजतंत्र पहले से ही स्थापित था। उसके बाद भारत जब आज़ाद हो गया, भारत में आज़ादी होने लगी, लोकतंत्र स्थापित होने लगा, तो इस लोकतंत्र को देखकर सिक्किम की जनता को भी लगा कि अगर हमारे भी देश में लोकतंत्र स्थापित हो जाए तो कितनी अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। देश आज़ाद हुआ हिंदुस्तान, तो उस समय सिक्किम की स्वायत्तता मिल गई थी, लेकिन सिक्किम की जो रक्षा व्यवस्था थी, संचार व्यवस्था थी और विदेशी मामले, वो भारत के अंतर्गत आते थे। और सिक्किम एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री मतलब कि चारों तरफ से वो स्थल से घिरा हुआ। अगर आप सिक्किम की स्थिति देखेंगे तो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ है, यानी भारत से इस तरफ से घिरा हुआ है, नेपाल से घिरा हुआ है, तिब्बत से घिरा हुआ है। तो वहाँ पे क्या होगा कि अगर उसे किसी भी देश से व्यापारिक संबंध स्थापित करने हैं, अगर दुनिया से कनेक्टिविटी रखनी है, तो उसे भारत पर निर्भर होगा, क्योंकि भारत के पास ही वो तट है, वो समुद्र है। जैसे नेपाल को आज निर्भर रहना पड़ता है भारत के ऊपर कि अगर उसे किसी देश से व्यापारिक संबंध स्थापित करने हैं तो भारत के माध्यम से ही वो समुद्र पर पहुंच पाएगा, उसके बाद अपने व्यापार को आगे बढ़ा पाएगा। सिक्किम की भी वही अवस्था थी। तो जब भारत में आज़ादी मिल गई, भारत में लोकतंत्र स्थापित हो गया, तो सिक्किम की जनता को भी लगा कि हमारे यहाँ भी लोकतंत्र स्थापित हो जाए, कितना अच्छा रहेगा। अच्छा, आप ही देखिए, अगर दूसरे के घर में पकवान अच्छा बन रहा है तो आप क्या सोचते हैं कि ऐसा पकवान हमारे यहाँ भी बन जाए और हम भी इसको टेस्ट करें। या कोई भी काम किसी के यहाँ अच्छा हो रहा है, आपको दिख रहा है कि यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है या अच्छा काम हो रहा है, तो आपके मन में भी विचार आएगा कि वैसी व्यवस्था काश हमारे यहाँ भी होती। तो वहाँ की जनता को भी लगा कि हमें भी इस राजतंत्र से आज़ादी मिल जाए और लोकशाही स्थापित हो जाए, लोकतंत्र में जनता की आवाज़ें सुनी जा रही हैं, जनता को बहुत सारे अधिकार मिल रहे हैं, तो हमारे यहाँ भी ये व्यवस्था हो जाए। तो हुआ ऐसा ही कि जनता वहाँ की जन आंदोलन शुरू हो गए और उसके बाद जो चोंग्याल वंश का शासक था वो दबाव में आया कुछ, और दबाव में आने के बाद उसने कहा ठीक है, एक स्टेट काउंसिल गठित कर देते हैं जो जनता के द्वारा निर्वाचित होगी, यानी विधानसभा जैसा कि विधानसभा होगी, उसका एक मंत्रिमंडल होगा जो मुझे सलाह देगा और उस सलाह के आधार पर मैं अपना काम करूंगा, लेकिन अंतिम फैसला लागू करना है, अंतिम फैसला मेरा ही होगा। तो 1953 में एक स्टेट काउंसिल जो है स्थापित हो गई। 1953 में अगर हम लोग बात करें तो वहां पर सिक्किम में स्टेट काउंसिल यानी विधानसभा जैसा ही स्थापित हो गया और यहाँ पे एक मंत्रिमंडल का गठन हो गया जो राजा को सलाह देती थी। लेकिन फिर भी जो फैसले रहते थे वो जनता विरोधी ही फैसले। और राजा आमतौर पर कैसे होते हैं? जनता विरोधी ही फैसले करते हैं और राजा कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके राज में लोकतंत्र स्थापित हो जाए, यानी जनता का आवाज बहुत ऊंचा हो जाए। अगर जनता की आवाज ऊंची हुई तो फिर राजा की शक्तियां कम होंगी। जैसे जिस प्रकार से राजा की शक्तियां होती हैं उस प्रकार से सरकार की शक्तियां तो होती नहीं है।
तो वहाँ का राजा तो यही चाह रहा था कि लोकतंत्र किसी भी अवस्था में स्थापित ना हो, लेकिन वहाँ की जनता तो राजा से ऊब गई थी। अब जनता जब ऊब गई थी, जनता को धीरे धीरे आशा जगने लगा, तब जब भारत में इंदिरा गांधी का अभ्युदय हुआ, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी भारत की, तो इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े फैसले लिए। जैसे आप देखते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, पीवी पर समाप्त किया, और सबसे बड़ा फैसला जो सिक्किम की जनता को लगा कि हमारे यहाँ भी लोकतंत्र स्थापित हो गया, वो फैसला था कि पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से अलग करके एक नया देश बना दिया, बांग्लादेश। तो अब लगने लगा सिक्किम के लोगों को कि हमारे यहाँ भी लोकतंत्र, अगर इंदिरा गांधी हस्तक्षेप करेंगे तो लोकतंत्र स्थापित हो जाएगा। इंदिरा गांधी ने भी देखा कि वहाँ की जनता का रुख क्या है, और देखा उन्होंने कि जनता का रुख भी लोकतंत्र की तरफ दिख रहा है। तो भारत इसमें कहाँ पीछे होने वाला है, भारत खुद एक लोकतांत्रिक देश है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम चोंग्याल से बात करते हैं, क्या होता है इसको देख लेते हैं। तो चोंग्याल से बातचीत हो रही थी, लेकिन बात जमी नहीं, तो बीच में ही मीटिंग समाप्त हो गई। और चोंग्याल भी अब धीरे धीरे समझने लगा था कि अगर इंदिरा गांधी समझ गई कि जनता क्या चाह रही है, जनता क्या समझ रही है, तो फिर हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो वो भी अब सरेंडर करने के मूड में आ गया था। तो इंदिरा गांधी ने अपनी सेनाओं को कहा कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सिस्टम क्या है। अब भारत की इतनी बड़ी सेना है, जिस सेना के सामने पाकिस्तान की सेना भी ठहर नहीं पाई, उसके सामने सिक्किम जैसे एक छोटे राज्य की सेना कितना समय तक ठहर पाती। तो जब सेना सिक्किम में पहुंची, तो चोंग्याल ने भी कहा कि हमें भाई युद्ध करने की कोई मूड नहीं है, इंदिरा गांधी को जैसा ठीक लगे, यहाँ की जनता को जैसा ठीक लगे वो ऐसा करें। उसके बाद 1974 में वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हुआ, और भारत के संविधान में 35वां संशोधन किया गया, और सिक्किम को एक सह राज्य बना लिया गया। यानी वो एक देश है जो भारत का सहयोगी देश है, मित्र देश है। उसके बाद काजी दोरजी ने सिफारिश की कि भारत में ही सिक्किम को एक राज्य बना लिया जाए, यानी सिक्किम को भारत में ही शामिल कर लिया जाए। तो इंदिरा गांधी को क्या आपत्ति हो सकती थी, या भारत को क्या आपत्ति होगी। भारत ने भी चाहा ठीक है, लेकिन जनता की एक बार राय तो जान लें। वहाँ पर वोटिंग हुई, एक जनमत संग्रह हुआ कि कितने लोग चाहते हैं कि सिक्किम को भारत का हिस्सा बना लिया जाए। तो आप विश्वास करेंगे कि 97% से एबव वोट भारत के पक्ष में पड़े कि सिक्किम को भारत का हिस्सा बना लिया जाए। भारत को क्या आपत्ति थी, भारत ने हिस्सा बनाया और संविधान में 36वां संशोधन कर दिया 1975 में, और सिक्किम को एक पूर्ण राज्य के रूप में हमने स्वीकार किया। भारत का 22वां राज्य सिक्किम बना, और इसको अगर हम लोग देखें तो 23 अप्रैल 1975 को लोकसभा में और 26 अप्रैल 1975 को राज्यसभा में बहुमत से यह संशोधन बिल पारित हुआ, और 15 मई को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने हस्ताक्षर किया, और 16 मई से भारत का हिस्सा हो गया सिक्किम, और भारत का 22वां राज्य बन गया। इस तरह से सिक्किम भारत का एक डेवलपिंग स्टेट बना, और आज भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, और भारत का एक बहुत ही अच्छा राज्य बन चुका है। तो ये सिक्किम की भारत में शामिल होने की पूरी कहानी थी। और मैं आपसे जो ऑनलाइन हमारे साथी हैं उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग हमेशा एक दूसरे से रूबरू हो सकें, और जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आपको मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।